बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जस्टिस मुजाहिर की हमने बात की, जस्टिस शौकत सदीकी साहब जिन्होंने अपील की है और उस पर आज कार्रवाई हुई है, पहली समाअत हुई है, उसमें उन्होंने जोर लगा के 1 घंटे की बहस के बाद काजी फायद ईसा साहब ने कहा है कि आप हिस्सा क्यों नहीं बनाते इस केस का कमर जावेद बाजवा साहब को और साबिक DGISI जनरल फैज को, और ताकि हम उनका बयान भी सुन सकें जिनके खिलाफ आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको नोटिस जारी करके हम बुला सकें। उनके वकील ने कहा कि हमें 2 हफ्ते का टाइम पहले दें कि हम उन नोटिस जारी करवाने के लिए। हुआ क्या है और कितने अहम ये दोनों गवाह हैं। अगर शौकत सदीकी के हक में ये गवाही आ जाती है कि उन्होंने ही कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया था, तो होगा क्या? उम्र तो उनकी गुजर गई रिटायरमेंट की, बहाल होंगे, पर्क्स मिलेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, जितने उनके मराहत हैं वो बहाल होंगी। होगा क्या? इस केस का एंड क्या होगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने 22 जुलाई 2018 यानी आम इंतखाबात से 3 दिन 3 दिन पहले। पहले रावलपिंडी बार एसोसिएशन से एक खिताब किया था। और उस खिताब में उन्होंने उस वक्त के जो DGC थे, मेजर जनरल फैज़ हमीद, और ISI के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। और उनका इल्ज़ाम ये था कि ISI अदालतों में बेंचेस बनाने में मुलव्वस है। और उन पर ये दबाव भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये दबाव भी डाला गया कि आप नवाज शरीफ साहब और मरियम के खिलाफ एक फ़ैसला दें, तो हम आपको जो है ना वो इसमें अकामोडेट कर लेंगे। अकोमोडेट। जी जी। और लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चली। और इस तरह वहाँ मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार देते हुए उनको गलबन अक्टूबर 2018 में क्या ओहदे सबूत से पेश नहीं बरतरफ कर किया। सके थे तब? नहीं, सबूत की तो उसकी तो बात ही नहीं थी। उन्होंने जो हम्म। तकरीर की थी वो बहुत वायरल हो गई। और जब जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज हुआ तो उसके ऊपर फिर वो उन्होंने काउंसिल की कार्रवाई के दौरान इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने ये तकरीर की है। तो जब उन्होंने एक चीज़ एडमिट कर ली तो फिर मज़ीद किसी गवाह की या मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद कौंसल ने मुतफ़िका तौर पर उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया। सदर हम्म। मुमलिकत को सिफारिश की गई और सदर ने उस सिफारिश के ऊपर दस्तखत करके उसकी मंजूरी दे दी और इस तरह उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। हम्म। और इस कार्रवाई के जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरखास्तें दायर की। और उस उन दरखास्तों पर अभी जो है कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में भी इसके ऊपर मुख्तलिफ समातें होती रही। और गुज़श्ता साल ग़ालिबन 22 जून को या जून की किसी की तारीख में उनकी इन दरखास्तों पर आखिरी समाअत हुई थी और अब तकरीबन 1.5 साल के बाद दोबारा इसके ऊपर समाअत हो रही है। हम्म। मामला ये था कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो कंडक्ट उनका था वो उनके जजेस कोड ऑफ कंडक्ट से या जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है जजेस के लिए, उससे वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल गए थे। बतौर जज उन्होंने ना तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह किया कि उन पर किसी किस्म का कोई दबाव है या एजेंसियों के लोग उनको दबाव में लाकर अपने कुछ फैसले करवाना चाहते हैं या बेंचेस की तश्कील के ऊपर उनका किसी किस्म का कोई दबाव है। केस था शौकत सदीकी के पास मरियम नवाज का या नवाज शरीफ का? नहीं, उस वक्त तो देखें कि उस वक्त तो कोई केस नहीं था उनके पास। ये यही बात है। और देखें कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है हम्म। कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त एक केस में उनको सजा हो चुकी थी। जी। मेरे ख्याल लेकिन वो में वो नैब कोर्ट एवन में केस एवन उस फील्ड वक्त में, चल जी रहे जी, थे। एवन फील्ड हाई वाले में। कोर्ट में तो केस ही नहीं थे। जी जी। तो उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का असल में मसला ये नहीं था कि उन्होंने सिर्फ ये तकरीर की थी। मुझे याद पड़ता है गलबन ये मई 2018 की बात है, अप्रैल या मई 2018 की। हम्म। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। उनके कमरा अदालत में एक सरकारी अफसर के अगवा का मामला था। हम्म। और उसके हवाले से इस्लामाबाद के गलबन SSP साहब वहाँ कमरा अदालत में मौजूद थे। तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उनसे कुछ सवालात किए तो वो उनके तसल्ली बख्श जवाब जवाब न दे सके। उसके ऊपर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो कमरा अदालत में रिमार्क्स दिए, उस वक्त के आर्मी चीफ को जनरल बाजवा को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा कि जनरल बाजवा साहब, आपके लोग यानी एजेंसियों के जो लोग हैं ये अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस है। जी। इस्लामाबाद के उस मदरसे का मुझे भी इल्म है जहाँ पर ये सारी मनसूबा बंदी होती है।
लोगों को अगवा बराए तावान के लिए उठाया जाता है। 2 से 3 करोड़ रुपए उनसे तावान लेकर फिर उनको छोड़ दिया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा साहब, आप अपने लोगों के इस जो कंडक्ट है इसको देखें। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने अदालत में तो दे दी, ऑर्डर भी उन्होंने लिखवा दिया, लेकिन जब तहरीरी ऑर्डर आया तो उसके तो अंदर ये उसमें कोई नहीं था। बात नहीं थी। तो आप देखें कि जब आपने सिर्फ मीडिया के ऊपर अपनी खुद नुमाई के लिए इस तरह की बातें करनी है और रिटर्न ऑर्डर में आप ये सारी चीजें लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद कुछ ऐसे फवायद हासिल करना चाहते होते हैं जो आपके शायद, वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से आपका वो घी नहीं माजी में निकल वो पाता। सियासतदान रहे हैं, तो उनका भी इशू यही था कि मीडिया पे वो अपनी जगह बनाए। जी जी। और पॉपुलैरिटी ये पब्लिसिटी स्टंट होते थे। इस तरह की बातें उन्होंने की। फिर जब रावलपिंडी बार वाली बात आई तो उसमें भी वो इस तरह की उन्होंने तकरीर की, लेकिन इस हवाले से उन्होंने ना तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कुछ बताया कि उनके ऊपर कोई दबाव है या किसी किस्म की उनको जो है वो एजेंसियों के लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि अगर जनरल फैज ने, जो उस वक्त डीजीसी थे, उन्होंने उनके साथ कोई मुलाकात की थी उनके घर में, और एक नहीं ज्यादा मुलाकातें हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब पहली बार उनको अप्रोच किया गया था और उनको ये कहा गया कि आप इस तरह के काम करें और उनके बकौल कि उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर वो दूसरी बार क्यों मिले। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि आप एक आईनी ओहदेदार हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, आप अगर कोई किसी को इनकार कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि तो कोई दूसरी मरतबा आएगा। अफीसर अपनी कैपेसिटी में इस तरह बढ़ के जो है वो आपके पास आएगा और आपको आके दोबारा अप्रोच करने की या दबाव में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस वक्त उन्होंने वो उनसे वो मुलाकातें करते रहे। तो अब उसमें पता नहीं क्या राजो न्याज की बातें थी जो उन्होंने उस वक्त की होगी, क्योंकि अब फिर ये चीज़ें यकतरफा नहीं होती, कुछ उधर से कुछ इधर से। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें शायद अभी भी दबी हुई है जो मंजर आम पर नहीं आई। और आज भी केस की समाअत के दौरान उनके वकील हामिद खान साहब की जानिब से यही इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि फैज़ हमीद जो है उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को दबाव में उन्होंने लाने की कोशिश की थी। इन्होंने इल्ज़ाम भी लगवाया कि जो जनरल फैज़ हमीद थे वो उनको निकालने में भी मुलव्वस थे। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप एक दरख्वास्त दायर कर दें, उस दरख्वास्त में आप उन लोगों को फ्रीक बनाएं, उनको नामजद करें और फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो उसके ऊपर फिर अदालत ने उन्हें कहा कि आप कल तक इसके ऊपर जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवा दें और जो दरखास्त है, एक मुतफरक दरखास्त, और उस दरखास्त में आप उन लोगों को नामजद करें जिनके बारे में आपको ये शक है कि वो लोग आपको किसी तरह से कंट्रोल करने या इन्फ्लुएंस करने में मुलव्वस थे। और जो शौकत अली सिद्दीकी साहब के वकील हैं उन्होंने ये भी कहा कि जब जनरल फैज उनके पास आते थे तो उनके साथ कोई ब्रिगेडियर भी उनके साथ हुआ 3 ब्रिगेडियर्स का आज जी जी। नाम आया सामने। अच्छा, फिर वो अदालत ने उनको कल तक के लिए मोहलत दे दी। तो हामिद खान साहब ने कहा कि मैं आज ही ये दरख्वास्त जो है हम ये जमा करवा देते हैं। तो वो दरख्वास्त जो है वो भी अब उन्होंने जमा करवा दी है। और वो जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त में उन्होंने 5 लोगों को नामजद किया। एक तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनको नामजद किया गया, पहला नंबर उनका है। और इसके अलावा जो दूसरे इसमें फरीक हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद है जो साबिक डीजी आईएसआई भी हैं। और जब इनको इन्फ्लुएंस किया गया था तो वो डीजीसी थे, यानी डीजी काउंटर इंटेलिजेंस इंटरनल विंग। उसके बाद जो तीसरे इसमें फरीक हैं वो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, इनको नामजद किया गया, जिनका नाम नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में शायद लिया था। जी जी। और इसके अलावा चौथे जो है वो है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, इनका नाम लिया गया है। और आखिरी 5वें जो है वो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई साहब। ये 5 लोगों को इन्होंने नामजद किया है। लेकिन मामला ये है कि चीफ जस्टिस जब से आए हैं उन्होंने चुन चुन कर वो मुकदमात लगाए हैं जहां पर कहीं ना कहीं साबिक डीजी सवाल आईएसआई आपसे यही फैज हमीद साहब जो है वो लंदन में जो तकरीर टक्कर लगती है की उनकी। जिसके बाद उन्हें खामोश करा दिया गया, नवाज शरीफ साहब खुद खामोश हो गए। 18 सितंबर को जो तकरीर की उसमें उन्होंने यही 2 नाम लिए थे कि मैंने इनका एहतसाब करना। जी बिल्कुल। अगर मैंने एहतसाब ना किया तो अल्लाह को क्या जवाब दें। जी जी। और वो वही बयानियां अगर आप उन चीजों को कनेक्ट करें तो अब सुप्रीम कोर्ट फराहम कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब तो काफी अरसे से ये सहूलत कारी कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि नवाज शरीफ साहब को कोई बयानिया फराहम किया जाए। का नाम आ रहा है या जनरल देखें कि सबसे पहले हाँ। इन्होंने फैजाबाद धरना केस लगाया कि वहां से जनरल फैज को किसी तरीके से हाथ डाल के पकड़े।
लेकिन अब जो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है, उसमें अब तक जितने भी लोग गए हैं, साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद, उनमें से अभी तक किसी एक शख्स ने भी नाम नहीं लिया। फैज़ाबाद धरने में साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद या आईएसआई के मुलविस होने का ना का इल्ज़ाम नहीं लगाया, न कोई ऐसे शवाहिद दिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है। फवाद हसन फवाद साहब ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही, अगरचा वो सवालनामा ले गए हैं, उसके ऊपर वो सवालनामा पुर करके वो वापस जमा करवाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी जानब से भी ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं आया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम शख्सियात इसमें साबिक डीजी आईएसआई के मुलविस होने की कोई ऐसी बात नहीं करते, तो फिर इनका आगे मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर आप देखें कि एक टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी की एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जी 3 नवंबर को दायर हुई, 2 नवंबर को, 5 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिक्स कर दिया और 8 को उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया। तो आप देखें कि कैसे चटपट दरखास्तें आई, उनको नंबर लगा, फिक्स किया और फिर उसके बाद उनके ऊपर समाअत भी हुई। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि उस दरखास्त में भी साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद साहब का कहीं ना कहीं से नाम आ रहा था, और उन्होंने जो टॉप सिटी के मालिक थे मुइज खान, उन्होंने बराह रास्त इल्जाम लगाया था। काजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था सदर पाकिस्तान और इमरान खान ने किसका नाम दिया था? देखिए इमरान खान साहब ने तो तो ये आप कहा चीज था। जाएंगे उनका पर्सनल भी उधर ही जाके ग्रंज निकलेगा। देखिए पर्सनल तो काजी साहब जो है वो रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज उन्होंने एक लतीफा भी सुनाया वो कौन सा है? कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत अच्छे तरीके से चल हाँ, रही ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, साफियों के ऊपर भी उन्होंने गुस्सा निकाला है। लेकिन ये है कि जो है। इस तनकीद। वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत काम कर रही है जी जी। और उनको जमहूरियत नजर आ रही है। देखें वो जहां इस मुल्क में 6 नवंबर को इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। इस मुल्क में जब 14 मई को पंजाब और केपी में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए, वहां उन्हें जमहूरियत नजर आ रही थी जी और जी उसकी उन्हें तारीफ भी कर दी। जी जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो काजी उल कज़ा हैं, अगर वो इस तरह की राय रखते हैं और इस तमाम तर गैर आइनी इकदामात के बाद जब मुल्क में आइन हर रोज़ टूट रहा हो, हर रोज़ रोंदा जा रहा हो, और उसके बाद काजी साहब जो ये हल्फ लेके आए हैं कि वो आइन और कानून के मुहाफिज होंगे, तो वो जब मुहाफिज साहब ये बातें करें बैठ के, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर जमहूरियत के लिए इन्ना लिल्लाही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कोई और उम्मीद बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि यही वो अदालतें हैं जिन्होंने हमेशा आमरीत को की तौसीक की है, उनको सहूलत फराम की है। अभी पिछले दिनों जब 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाले केस का फैसला आया, तो उसमें भी काजी साहब ने यही कहा था कि माजी में ये कुछ होता रहा है और उनको सजाएं नहीं हुई। तो माजी में अगर होता रहा है तो आपके दौर में हो रहा है, आप में अगर जुर्रत है तो आप इन लोगों को पकड़ के दिखाएं, इनको सजा दें, उन्होंने तो लगाएं आर्टिकल 6। हद का जो जवाब दिया भाषण उससे तो देना, उन्होंने बता दिया वो क्या इरादे जी रखते जी, हैं। भाषण देना बहुत आसान है, लेक्चर झाड़ना बहुत आसान है। अल्लाह ने आपको इतने बड़े ओहदे पर बिठाया है, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनसफ आज़म हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप नोटिस लेना चाहें, आप कार्रवाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप भी इस रजीम के, इस आइन की खिलाफ वर्जी के, ये आइन तोड़ने वालों के आप भी उसी तरह सहूलतकार हैं जिस तरह आपके आइडियल AR कर्नेलियस थे। उन्होंने भी पहले मार्शल लॉ की तौसीक की थी और वही आपके आइडियल है। और उन्होंने एक फौजी आमिर से बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ लिया था, और उन्होंने 8 साल एक फौजी आमिर के नीचे बतौर चीफ जस्टिस काम किया, और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक और फौजी आमिर की 2 साल तक उनके वो कानूनी मुशीर रहे। तो आप हमें पढ़ाते क्या रहे, समझाते क्या रहे, बातें आप क्या करते रहे, और जब अल्लाह ने आपको इम्तिहान में डाला तो आप बदतरीन तरीके से उसमें नाकाम हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।